अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी विल डू बर्न्स एंड इट्स मैनेजमेंट, जो कि आपका ये सेकंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव है ब्लॉक 7 की सर्जरी, जनरल सर्जरी के अंदर। ठीक है, इसको हम क्लासिफिकेशन और मैनेजमेंट, जो एलओ के अंदर जो चीज़ें हैं हम उसी पर जो है वो स्टिक रहेंगे और हम ज़्यादा उसको एक्सपैंड नहीं करेंगे टॉपिक, बिकॉज यू हैव नो एससीक्यू इन ब्लॉक 7 और आपको सिर्फ एमसीक्यूज आने हैं सर्जरी से रिलेटेड। तो 5 एमसीक्यूज हैं, उसके लिए 3 टॉपिक्स हैं, तो हम उसको कंसाइज रखेंगे टूवर्ड्स योर लर्निंग ऑब्जेक्टिव। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू बर्न्स। तो बर्न्स को अगर आप देखें ना, बर्न्स के अंदर दिस इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न्स। ये डोगर जनरल सर्जरी की बुक है, उसके अंदर से ये मैंने पिक्चर्स ली हैं। तो क्लासिफिकेशन आप उसकी थिकनेस के बेस के ऊपर बर्न को क्लासीफाई करते हो, पार्शियल थिकनेस बर्न एंड फुल थिकनेस बर्न। ठीक है, और जो पार्शियल थिकनेस बर्न होते हैं ना, उसकी फर्दर आगे सब टाइप्स होती हैं, सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न और डीप पार्शियल थिकनेस बर्न। ठीक है, अब वो जो पार्शियल थिकनेस बर्न, उसकी पहली फर्स्ट जो सब क्लास है विच सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न, हम उसको पहले देख लेते हैं। उसके अंदर क्या है, इसके अंदर एपिडर्मिस और डर्मिस, डर्मिस की भी डिफरेंट लेयर्स होती हैं। एक पैपिलरी लेयर होती है, रेटिकुलर लेयर होती है। उसकी पैपिलरी लेयर इन्वॉल्व होती है जिस बर्न के अंदर, एपिडर्मिस प्लस डर्मिस अप टू पैपिलरी लेयर। ठीक है, उसको हम क्लासिफाई करते हैं इन सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न। ठीक है, इसके क्लिनिकल फीचर्स में ब्लिस्टरिंग होती है। तो ब्लिस्टरिंग अगर आपसे पूछा जाए कि वो कौन से बर्न के अंदर होती है, तो वो पार्शियल थिकनेस बर्न के अंदर होती है। ठीक है, अंडरलाइन डर्मिस आपको पिंक और मॉइस्ट नज़र आती है। ब्लांचिंग मिलती है, यानी कि जब आप प्रेशर अप्लाई करोगे उस जगह पर तो थोड़ा सा खड्डा टाइप चीज़ होती है ना, वो बन जाती है। वो आपको बताएगी कि कैपिलरीज इंटैक्ट हैं, ब्लीडिंग नहीं होगी, इंजरी पार्शियल थिकनेस है। ठीक है, पिन प्रिक सेंसेशन नॉर्मल होगी, बहुत पेनफुल होते हैं क्योंकि ये वाले जो पार्शियल थिकनेस बर्न होते हैं ना, सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न, दे आर वेरी पेनफुल बिकॉज नर्व्स आर इंटैक्ट, और नर्व्स जो हैं वो आपकी उस एरिया के अंदर बर्न में पेन सेंसेशन लेके जाती हैं और बहुत सीवियर पेन होती है और ये हील कर जाते हैं विदाउट स्कारिंग। तो इसके अंदर जो लर्न करने वाली बातें हैं वो एरिया है, यानी इसकी एक्सटेंट कितनी है, एपिडर्मिस एंड डर्मिस अप टू पैपिलरी लेयर। फिर ब्लिस्टरिंग और एरिथीमा इसका फीचर है। ठीक है, और तीसरी बात के नर्व्स इंटैक्ट होती हैं, पेन बहुत ज़्यादा होती है, ब्लांचिंग होती है, और चौथी चीज़ के इसमें स्कारिंग नहीं होती, नॉर्मली ही ये हील कर जाती है। ठीक है, और नॉन सर्जिकल होता है, यानी कोई सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद है डीप पार्शियल थिकनेस बर्न। ये भी सुपरफिशियल बर्न्स में ही आता है, यानी पार्शियल सुपरफिशियल में नहीं, पार्शियल थिकनेस बर्न में आता है। इसमें एपिडर्मिस और डर्मिस इन्वॉल्व होती है, बट अप टू रेटिकुलर लेयर, यानी रेटिकुलर लेयर भी इन्वॉल्व होती है। ठीक है, और एक्सपोज डर्मिस इज नॉट मॉइस्ट एज दैट इन सुपरफिशियल बर्न। इसमें डर्मिस मॉइस्ट नहीं होती, पिंक भी नहीं होती। उसमें पिंक होती थी, यहाँ पर ऐसे नहीं होती। ठीक है, द कलर डज नॉट ब्लांच विथ प्रेशर, कोई ब्लांचिंग भी नहीं होती। ठीक है, सेंसेशंस कम हो जाती हैं क्योंकि रेटिकुलर लेयर के अंदर कुछ नर्व फाइबर्स होते हैं। ठीक है, और आप पेशेंट जो है वो शार्प और ब्लंट प्रेशर इसमें डिफरेंस नहीं कर पाता, यानी आप जनरली ये याद रख लें कि नर्व जो उसकी नर्व सेंसेशंस है ना, उस एरिया की वो थोड़ी सी अफेक्ट होती हैं। ठीक है, उसके बाद है जी डीप डर्मल बर्न्स टेक 3 और मोर वीक्स टू हील विदाउट सर्जरी। इसमें भी सर्जरी नहीं होती, बट इसमें स्कार बन जाता है, हाइपरट्रॉफिक स्कार, और ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती हैं हील होने के लिए। ठीक है, चूँकि इसमें पार्शियली नर्व्स अफेक्ट हैं तो पेन भी एज कम्पेयर टू सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस कम होती है। दूसरी जो आपकी क्लास है फुल थिकनेस बर्न, इसमें क्या होता है, पूरी की पूरी डर्मिस डिस्ट्रॉय हो जाती है। विद एपिडर्मिस तो ऊपर थी ना, वो तो हो गई डिस्ट्रॉय, इसमें डर्मिस पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो गई। क्लिनिकली आपको हार्ड और लैदरी सी फील मिलेगी। ठीक है, पेशेंट की स्किन जो है वो नॉर्मल भी, ऊपर से देखने में आपको नॉर्मल भी लग सकती है कलर वाइज, और चार्ड ब्लैक कलर भी मिल सकता है, डिपेंड करता है कि हीट की इंटेंसिटी कितनी है। ठीक है, कोई कैपिलरी रिटर्न नहीं होगा, आपको थ्रोम्बोज वेसल्स नज़र आ रही होंगी, और वो एरिया कंप्लीटली एनेस्थेटाइज होगा, यानी कि कोई नर्व की पेन सेंसेशन, टच, प्रेशर, वहाँ कुछ भी फील नहीं होगा। इस वजह से इन बर्न्स में पेन फील नहीं होती। ठीक है, और दीज बर्न्स रिक्वायर सर्जिकल इंटरवेंशन फॉर हीलिंग, आइदर स्किन ग्राफ्टिंग और फ्लैप, या तो आपको कहीं और से स्किन वहाँ पर लगानी पड़ती है या सर्जिकली कोई फ्लैप लगाना पड़ता है टू क्लोज दैट एरिया, वरना उस एरिया की आर्टरीज और वेसल्स और मसल्स एक्सपोज हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि डीप होता है। ठीक है, उसके बाद है जी मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ सेवेरिटी ऑफ एनी बर्न और इंजरी। उसके कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स होते हैं, यानी कि जब आपके पास कोई बर्न का पेशेंट आया है और आपको नहीं पता, आपको पता करना है कि इसमें बर्न जो है वो कितना सेवियर है, बर्न की सेवेरिटी असेस करनी है, कौन कौन सी चीज़ें उसमें मैटर करती हैं, ये वो फैक्टर्स हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द परसेंटेज ऑफ टोटल बॉडी सर्फेस एरिया दैट इज़ बर्न, आप वो असेस करते हैं। ठीक है, उसके बाद आप असेस करते हैं प्रेजेंस ऑफ एन इनहेलेशनल इंजरी, यानी कोई ऐसी इंजरी जो कि पेशेंट लाइक इनहेलेशनल इंजरी इज़ लाइक आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को उस स्मोक ने, उस हीट ने डैमेज कर दिया हो।
वो असेस करते हैं, डेप्थ ऑफ बर्न असेस करते हैं, इन्वॉल्वमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्री असेस करते हैं, सर्कमफ्रेंशियल बर्न असेस करते हैं। सर्कमफ्रेंशियल बर्न बेसिकली होता है कोई एसिड या ऐसी किसी केमिकल बर्न की केसेस में। पेशेंट अंडर एज ऑफ 2 years एंड ओवर एज 60 years, तो इन ये सारी चीज़ें सिवियरिटी बताती हैं आपको बर्न की, और आपको कितना उसको जल्दी अटेंशन देने की ज़रूरत है, ये चीज़ बता रही होती हैं। मोर्टेलिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द साइज ऑफ द बर्न विच इज़ बॉडी सर्फेस एरिया, और ये फार्मूला दिया हुआ है। ये फार्मूला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बर्न जो बर्न बॉडी सर्फेस एरिया कैलकुलेट करना है ना, उसका जो फार्मूला है वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। वाइवा में भी आ सकता है और आपको एमसीक्यूज़ में भी उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आ सकता है कि आप पेशेंट बता दें कि उसका ये एरिया बर्न हुआ है और आप बताएं उसका टोटल बॉडी सर्फेस एरिया बर्न कितना है। ठीक है। अब बर्न सेंटर रेफरल क्राइटेरिया है, यानी कि अगर कोई पेशेंट एमरजेंसी में, जनरल एमरजेंसी में हॉस्पिटल की प्रेजेंट किया है तो आप किन कंडीशंस में उसको बर्न सेंटर रेफर करेंगे। तो सस्पेक्टेड एयरवे और इनहेल्ड इंजरी अगर उसको कोई है, या ऐसा कोई बर्न जिसको फ्लूइड रिससिटेशन रिक्वायर्ड है उस केसेस में। ठीक है। या ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। ये फीचर्स लिखे हुए हैं, इसको ग्रेटर देन 20% याद रख लें तो आपने उसको जो है वो रेफ़र कर देना होता है, बट ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है ना ये है असेसमेंट ऑफ बर्न पेशेंट, क्योंकि आपकी जो एलओज है ना उसके अंदर लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न और उसकी मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में सबसे पहले आपके पास बर्न पेशेंट की असेसमेंट आती है। आपके पास एक बर्न पेशेंट आया इमरजेंसी के अंदर, तो सबसे पहले तो जब भी कोई पेशेंट आता है ना ट्रॉमा के साथ, आप उसको ABCD ATLS टेक्निक के अंडर उसको करते हैं। यानी आप उसका प्राइमरी सर्वे करेंगे, उसमें आप ABCD यानी सबसे पहले एयरवे देखेंगे, ब्रीदिंग देखेंगे, फिर सर्कुलेशन देखेंगे, फिर उसका न्यूरोनल डेफिसिट देखेंगे, फिर आप उसको जो है पूरा बॉडी एग्जामिनेशन करेंगे। ठीक है। वो आपने कर लिया। उसके बाद आपने सेकेंडरी सर्वे करना है। सेकेंडरी सर्वे में आपने उसको हेड टू टो हर सिस्टम का इंडिविजुअल एग्जामिनेशन करना है, हर साइन एंड सिम्टम को इन्वेस्टिगेट करना है। ठीक है। और अगर कोई एक्सरे वगैरह रिक्वायर्ड है तो वो करवाना है। सिर्फ एक एक्सरे इंपॉर्टेंट MCQ है सर्जरी के अंदर ऑन एमरजेंसी बेसिस। प्राइमरी सर्वे के अंदर हम एक एक्सरे कराते हैं विच इज़ फास्ट स्कैन, जो कि आपके एब्डोमेन का होता है टू रूल आउट एनी कंसील्ड हेमरेज। ठीक है। उसके बाद आपने एयरवे का असेसमेंट करना होता है, आपने परसेंटेज ऑफ बर्न एरिया का असेसमेंट करना है, असेसमेंट ऑफ डेप्थ ऑफ बर्न, इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी सर्कमफ्रेंशियल बर्न और इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी एसोसिएटेड इंजरी। ठीक है। अब ये सारा उन्होंने इंडिविजुअली लिखा हुआ है कि एयरवे को कैसे असेस करना है और इन सारी चीज़ों को कैसे आपने असेस करना है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है परसेंटेज एरिया ऑफ बर्न असेस करना। ठीक है। वो हम करते हैं, बाकी सारी चीज़ें आप रीड कर सकते हैं, चूँकि इसमें से सिर्फ MCQs आने हैं तो उसके लिहाज से वो इतनी वेटेज नहीं रखते। ठीक है। अच्छा, उसके बाद स्मॉल एंड पैची एरियाज ऑफ बर्न, लाइक अगर कोई छोटा बर्न है, स्मॉल है या पैची फॉर्म में है, तो फिर आप उसको किस तरह से करेंगे। दैट इट इज़ ईजी टू असेस द एक्सटेंट यूजिंग द एरिया इक्वल टू द पेशेंट्स हैंड, यानी कि पाम प्लस डिजिट को आपने 1% कह देना है टोटल बॉडी सर्फेस एरिया के। और फिर अगर 4-5 इतने पाम के साइज़ के, पाम और आपके डिजिट्स के यानी एक हाथ के साइज़ का 4-5 जगह पर अगर बर्न है तो आप उसको 4 है तो 4% कहोगे टोटल बॉडी सर्फेस एरिया के, 5 है तो 5 कहोगे। ठीक है। ये छोटे पैची एरियाज़ के लिए। उसके अलावा बड़े एरियाज़ के लिए होता है रूल ऑफ 9। रूल ऑफ 9 होता है कि आपकी बॉडी को 11 सेक्शंस के अंदर डिवाइड किया हुआ है। ठीक है। टू अप्रॉक्सीमेट द परसेंटेज ऑफ बर्न सरफेस एरिया। अब वो किस तरह से डिवाइड किया हुआ है ये देखें, यहाँ पर देख लें। यहाँ पर इतना अच्छा नज़र नहीं आ रहा बट यू कैन सी, आपके जो हेड एंड नेक है उसको 9% कहा हुआ है, फ्रंट को 18%, बैक को 18%। ठीक है। फिर आपके दोनों लिम्स को 9%। ठीक है। उसके बाद है जी 18% आपकी लेग्स के लिए होता है, और 18% फॉर 1 लेग, 18% फॉर 1 लेग, और 9% आपके दोनों लिम्स के लिए, अडल्ट के लिए। और बच्चों में 18% हेड होता है, 18% फ्रंट ऑफ द ट्रंक, 18% फॉर बैक ऑफ द ट्रंक। ठीक है। और आपकी 14% आपकी लेग्स होती हैं और 9% दोनों लिम्स होते हैं। ठीक है। कुल मिला के ये 100% बन जाता है, बट दिस इज़ रूल फॉर अडल्ट्स एंड चिल्ड्रन। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जी ईच ऑफ दीज सेक्शंस टेक अबाउट 9% ऑफ द बॉडी स्किन टू कवर इट। इस एडेड ऑल टुगेदर दीज सेक्शंस अकाउंट फॉर 99%, और 1% जो होता है वो जेनिटेलियाज के लिए होता है। ठीक है। द ड्रॉबैक ऑफ दिस रूल इज दैट फॉर चिल्ड्रन हेड कॉन्स्टिट्यूट्स ग्रेटर बॉडी सर्फेस एरिया एज कम्पेयर टू अडल्ट। तो इसलिए बच्चों के हेड में यहाँ 9 था और यहाँ 18 हो गया। ठीक है। तो ये डिफरेंस आ जाता है, बाकी तो ऑलमोस्ट बच्चों में और हम में सेम ही है। ठीक है। उसके बाद है लर्नड एंड ब्राउडर चार्ट। द लर्नड ब्राउडर चार्ट इज वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट मेथड्स टू एस्टिमेट द साइज ऑफ द बर्न। एक मेथड हमने पढ़ लिया विच इज़ रूल ऑफ 9, और दूसरा मेथड है लर्नड एंड ब्राउडर चार्ट। ये कहता है कि एज ऑफ द पर्सन आपके टोटल बॉडी सर्फेस एरिया की परसेंटेज को कम करता जाता है फॉर द हेड। जैसे हमने अभी पढ़ा कि हेड की बड़ों में 9 है, छोटों में 18 है। ठीक है।
वैसे जो अब मोस्टली फॉलो होता है ना इमरजेंसीज़ में, दैट इज़ द रूल ऑफ 9 और द पार्कलैंड फार्मूला। ठीक है, इसको ये आपसे याद नहीं होना, आपने जो याद रखना है ना वो ये वाला है, रूल ऑफ 9 वाला, मोस्ट कॉमनली यही फॉलो होता है। ठीक है, उसके बाद जी असेसमेंट है डेप्थ ऑफ बर्न की। डेप्थ ऑफ बर्न के असेसमेंट में जी ये इन्होंने सारी लिखी हुई, ये भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद आ जाए जी असेसमेंट ये सारी असेसमेंट इतनी